हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका धन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम कुछ नई शुरुआत करने वाले हैं और जो हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी एंड रेडिएशन। वैसे तो ये दो अलग अलग चैप्टर का नाम होता है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में ये एक ही चैप्टर में है और ये चैप्टर नंबर 3 है, अगर आप जानते हैं तो, है ना। तो हम इसकी शुरुआत वैसे ही करेंगे जैसे एक बोर्ड की तैयारी के वक्त करी जाती है। तो हमारा जो ऑर्डर है कुछ इस तरीके से होता है कि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी जैसे ऑसिलेशन हमने कंप्लीट किया, तो ऑसिलेशन का जो चैप्टर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या किया था, आपको हमने इंपॉर्टेंस बताया था। एग्जाम के वक्त पे आपको इंपॉर्टेंस जानना बहुत जरूरी है कि आप ये पढ़ जो रहे हैं उसका फ़ायदा मिलने वाला है कि नहीं, और जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो आया है तो उसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से हम डिराइव वगैरह करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और फिजिक्स में यही है, डेरिवेशन ही है ना। तो आपको वो इंपॉर्टेंस जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में भी हम बिना वक्त बर्बाद किए हुए हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से पोर्शन से सवाल आते हैं। जो पोर्शन से सवाल आते हैं उसको हम ज़्यादा जोर डालेंगे, जिससे नहीं आते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि उसको करना है या उसको छोड़ना है। जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक नोट्स है, हमारा ही लिखा हुआ, हमारा ही पढ़ाया हुआ नोट्स है, तो उससे हम कर रहे हैं ताकि ये जल्दी हो जाए, है ना। और ये नोट्स आपको नीचे पीडीएफ में लेक्चर खत्म होने के बाद ये मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में आया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने आ गया केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो सबसे पहले इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम बाद में कर ही लेंगे, अभी है अपने पास वक्त, है ना। लेकिन हम पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसकी तरफ मुड़ते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आप तैयारी लॉन्ग क्वेश्चन की करो। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर आप करोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन वहीं से निकल जाता है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन पर हम ध्यान रख के हम ये कर रहे हैं। तो देखिए आपके सामने मार्च 2023 है ना, एकदम से लेटेस्ट मार्च 2023 में पूछा गया था। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर ऑन इट्स वॉल, है ना। तो ये हमको निकालना है। तो ये समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन में थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं आपको कह रहा हूं, एकदम से बात ध्यान में रखना है। 2 से 3 बार अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो अटक जाओगे। तो जो भी हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं उसको आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, और ये सफिशियंट है जो भी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आगे पीछे लैंग्वेज जोड़ना होता है, बोर्ड में ऐसे ही पेपर लिखा जाता है, जो अच्छे से लिख के भर के आता है उसको उतने ही मार्क्स मिलते हैं ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो अभी इसके बाद वैसे ही मार्च 2022 में पूछा था, तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछ रहा है। तो डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस ऑन द बेसिस ऑफ केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो 1 नंबर क्वेश्चन आया, इसको हम दिमाग में बिठा ले रहे कि ऐसे आते हैं और हमको करना है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़े और आगे जाने के बाद हमको कुछ और दिखता है क्या, है ना। तो इसके अंदर देखो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम भी ये सब चीज़ें करेंगे, अच्छे से समझ के लिखेंगे। दूसरा है आपका टॉपिक रूट मीन स्क्वायर, मेरे भाई, है ना। तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, RMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। उसके ऊपर एक सवाल आया है मार्च 2017, 14 और 9 में। ओके, तो ये भी हमको अच्छे से करना है। देखिए इसके अंदर है प्रूव दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब बोला है जो VRMS है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट अंडर किसके, है ना, रूट अंडर किसके, टेम्परेचर के। ओके, तो कुछ ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें अलग अलग वैरायटी ऑफ जो लैंग्वेज है वो लिखी हुई है और इसमें ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, है ना। उसके बाद शुरू कर देंगे जल्दी से बिना समय गंवाए हुए, ठीक है। तो ये देखिए, उसके बाद है कि ऑन द बेसिस ऑफ केटीजी derive an expression for the pressure exerted by the gas, जो कि हमने इसके पहले भी देखा, वही चीज़ को उल्टा करके लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद नंबर आता है कुछ आगे हमको यहाँ पे 3 पॉइंट, जैसे इसमें स्टेट बॉयल्स लॉ है ना, तो बॉयल्स लॉ हम देखेंगे। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो ये भी हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो रेडिएशन का आ गया इधर इस साइड पे, तो अभी वहाँ पे हम होल्ड करते हैं। हम पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस देख लेते हैं और बीच बीच में फिर से हम इसमें वापस आएंगे, ठीक है। तो बने रहिए,
शुरू हो जाइए, बाकी अपने दोस्तों को भी लेके आइए, है ना, जो कि यहाँ पर आपके साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना, तो उनके साथ हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनको भी आप जरूर शेयर करिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, ऐसा सुना है। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, हम भी भला ही कर रहे हैं लोगों का। ठीक, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे वो हम देखते हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे ये 36 स्लाइड के आसपास का है, तो मुझे लगता है कि 2 से 3 लेक्चर लगने वाला है। तो बड़े आप ध्यान से नोट भी कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ डायरेक्टली आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वैसा कुछ तो भी कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की काइनेटिक थ्योरी के बारे में जानेंगे कि काइनेटिक का मतलब होता है एक तरीके की एनर्जी, उसकी वेलोसिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। तो उसके मॉलिक्यूल की हम के वेलोसिटी, मॉलिक्यूल की एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बेसिक मॉलिक्यूलर लेवल पे हम घुस के बात करेंगे। उसके बाद क्या है, इंटरनल एनर्जी, तो हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। उसके बाद स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल की हम चर्चा करेंगे। फिर प्रेशर ऑफ गैस, हम इसके अंदर प्रेशर ऑफ गैस के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद इसमें सबसे जरूरी जो है जानना, क्योंकि हम गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तो गैस जो है भाई साहब वो कौन से इक्वेशन को फॉलो करता है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये जानना जरूरी है। तो आपके पास अगर गैस है तो गैस के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। देखिए, गैस मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो ये सिलेंडर इसको बोलते हैं, जिसके अंदर जैसे आपका रसोई गैस है, तो सिलेंडर के अंदर है ना गैस, इस रूम में भी गैस है, लेकिन इस गैस का हमें कोई काम में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, गैस को जनरली हम सिलेंडर के अंदर रखते हैं, और सिलेंडर का एक कवर होता है, और वो कवर को हम पिस्टन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं हम, पिस्टन का नाम देते हैं। और पिस्टन स्लाइड कर सकता है आगे पीछे आगे पीछे। ऐसा करने से क्या होता है, क्या होता है हम आगे जाके देखेंगे, जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर बोलते हैं ना। ठीक है, तो अगर आप, हो सकता है इसमें से आप में से कुछ लोग ये जानते भी होंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में, लेकिन जो लोग नहीं भी जानते उनके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, हम आगे जाके कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखो कि गैस जब आप मॉलिक्यूल डालोगे तो कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम होगा। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम एक इसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर जब उसका एक टेम्परेचर होता है ना, उसमें नंबर ऑफ मोल इज इंपॉर्टेंट एंड पी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पी क्या है, प्रेशर है। ठीक है, तो ये 4 चीजें जो है ना, वो इंपॉर्टेंट है इसके लिए। किसी भी गैस की प्रॉपर्टी, जैसे हमारी प्रॉपर्टी, हमारा लेंथ है, हमारा विड्थ है, हमारी हाइट है ना, हमारा वॉल्यूम हो सकता है, हमारा रंग है ओके, हमारी आदतें हैं, तो वो सब चीज़ एक प्रॉपर्टी कहलाती है। वैसे ही गैस की प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये हो गया, है ना, हर किसी का होता है जिस चीज़ को पहचाना जाएगा। समझ आया यहाँ तक, है ना। मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, अभी हमने नहीं लिखा है, बाद में काम में आएगा, हम कर लेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो ये सब कैसे रिलेटेड हैं, वो कुछ उनका ये इक्वेशन है, आपको एकदम से रट लेना है मेरे भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इसको 12वीं के पहले भी 9th 10th में पढ़ाया जाता है, वहां से भी उनको याद रहता है, लेकिन ये क्लास 12वीं में आपके आया है PV गोस टू NRT। तो P इज नथिंग बट प्रेशर, है ना, क्या है, प्रेशर है, प्रेशर। V इज वॉट, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है ना वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको वॉल्यूम कहते हैं। फ्री स्पेस ऑफ द कंटेनर। ठीक है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द, अच्छा ये वी निकालते कैसे हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये फ्री स्पेस का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान के चलो ये रूम है हमारा, है ना, इस रूम के अंदर कंप्यूटर है, चेयर है, ओके, मैं हूँ, ओके, फिर मेरा लैपटॉप है, मेरा मोबाइल है। तो इन सबको हटा दो, उसके बाद जो खाली जगह बचा हुआ है, हटा दो बोले तो इनको छोड़ करके जो खाली जगह बचा है ना, वो फ्री स्पेस हुआ। ठीक है, तो ये जो PV को NRT में जो V लेते हैं हम वही लेते हैं, लेकिन चूंकि गैस का वॉल्यूम इन जनरल बहुत छोटा होता है, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो मेरा वॉल्यूम तो कुछ ना कुछ है ना, शेयर का वॉल्यूम है, देखा जाए तो इसमें एक मान के चलो एक छोटा सा पार्टिकल है, कहीं ना कहीं मान के चलो ये ले लेते हैं, तो इसका बहुत नेग्लिजिबल वॉल्यूम है कंपेयर टू मी और चेयर। तो वैसे ही गैस जो है, गैस का भी वॉल्यूम जो इटसेल्फ है, जो स्फेरिकल शेप का होगा, उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा, है ना। तो हम फ्री स्पेस की जब भी बात करेंगे तो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। आई बस समझ में, समझे क्या, है ना। तो ये अगर देखा जाए तो ये वाला गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ना बहुत कम होता है, क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जब माइनस करते हैं तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के ही बराबर आता है। जैसे मान लो 1 मीटर क्यूब और गैस का वॉल्यूम हो गया 0.00002 ऐसा, तो कितना आएगा, ये आएगा 0.9998 ऐसा। ठीक है ना, तो लगभग वही हुआ ना, इसलिए जो इन जनरल हम V को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, लेकिन असल में वो फ्री स्पेस होता है। ठीक है, अच्छा खैर,
अभी उसके बाद है कि हम और जो जैसे यहीं पे मैंने किया है वही चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म था वो क्या था, स्मॉल एन। स्मॉल एन इज व्हाट, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोलते हैं स्मॉल एन को, नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है कि कितने उसके अंदर एक असल में फिजिकल क्वांटिटी है जो कि कुछ खास नंबर को मिला करके बोला जाता है, ठीक है। तो खास नंबर क्या आपको पता है, Na के बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो कहीं भी इतने का कलेक्शन है तो उसको हम 1 मोल कहेंगे। आपको पता है कि जैसे कि क्या हम बोले गैस या चीनी का बोरा, तो उस चीनी के बोरे के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है ना, तो अगर आपने इतना पार्टिकल इकट्ठा कर लिया, इतना शुगर या इतना शक्कर इकट्ठा कर लिया, तो हम उसको 1 मोल कह सकते हैं। 1 मोल शक्कर है, लाइक दैट। आ रही बात समझ में। अभी मॉलिक्यूलर लेवल पे हम बात करते हैं। हम ये पार्टिकल जो है, पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, तो एटम हो सकता है, पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकता है ना, तो इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो मोलर मास इज द मास ऑफ पार्टिकल इक्वल टू, है ना, एवोगाड्रो नंबर। तो ये एवोगाड्रो नंबर, इतने पार्टिकल अगर हैं उनका जो मास है उसी को हम मोलर मास कहेंगे, समझे क्या। अब यहाँ पर समझाने की कोशिश करी गई है कि हीलियम का मोलर मास कितना होगा। तो आपको ये बात समझ आया, याद हुआ, दिमाग में छपा आपका, कितने पार्टिकल, 1 2 3 4 5, क्या नहीं, कितने पार्टिकल, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल अगर होगा तो उसको हम 1 मोल कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको, 1 MOLE, मोल, मोल है ना, मोल, 1 मोल कहेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो यहाँ पे मान के चलो इसके अंदर हमने क्या रखा, हमने हीलियम, हीलियम है ना, कौन सी गैस है हमारे सामने, हीलियम गैस है। अब हीलियम गैस का हम चाहते हैं कि मोलर मास निकाला जाए, तो मोलर मास का मतलब कितना, पार्टिकल 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का आपको मास बताना है। मास किस में बताओगे, ग्राम में बताओगे या केजी में बताओगे, इसी चीज में बताओगे ना, ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल में थोड़ी ना बताओगे। हाँ, एक पार्टिकल का अगर मास पता होगा तो फिर हम आराम से मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम सोचते हैं, चलो हीलियम का मान के चल, हीलियम ये है, हीलियम कुछ इस तरीके से स्फेरिकल शेप का होगा। अभी हीलियम कितने एटम से, हीलियम का मॉलिक्यूल कितने एटम से बना होता है, क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो मोनोएटॉमिक होता है, तो सिंगल एटम होता है। मोनोएटॉमिक का मतलब क्या है, सिंगल एटम, तो सिंगल एटम से बना होता है। तो सिंगल एटम से जब बना होगा तो इसका मास हमको चाहिए होगा। तो इसका एटॉमिक मास मालूम है क्या आपको, यस मालूम है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसा पढ़ा है हमने। तो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, तो हीलियम का 2 हो गया, है ना। तो हीलियम में कितना हो गया, 2, ठीक है। तो हमको पता है कि हीलियम का एटॉमिक मास 2 होता है, और सॉरी एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है ना। एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4। तो ये 4 जो है ना, ये 4 क्या है, 4 AMU है। क्या है, 4 AMU। आ रही बात समझ में, है ना। तो एक AMU कितने के बराबर, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻20, क्या 10⁻27 kg। माइनस में मतलब बहुत छोटा होता है, हमको पता है ना। ये असल में एक प्रोटॉन के मास को 1 AMU कहते हैं, तो ऐसे ही याद रखो, ठीक है। तो बहुत आसान जाएगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा, तब ये इतना हो गया, कितना कितना AMU, 4 AMU, क्या है ना, 4 AMU है। तो हम ऐसा करते हैं कि मास ऑफ 1 मोल कैसे निकलेगा, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल है ना, तो यहाँ पे ऐसा रखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू क्या, यहाँ पर इंटू 4 है ना, 4 करना पड़ेगा। ये एटॉमिक मास यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि M से यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम वैसे अगर करेंगे तो मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ओके। इस बच्चे ने यहाँ पे नहीं किया है, तो हम क्या करते हैं, 4 इंटू 1.6 ओके इंटू 10⁻27 kg। ये तो एक एटम का मास है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ kg। और इनटू क्या, एवोगाड्रो नंबर, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 है ना, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे ना तो इसको आप मिलाओ, ठीक है, बहुत मैजिकल चीज हम बताने जा रहे हैं आपको। 6.023 इंटू 1.6, देखो ये 16 है और ये 6 है, 16 इंटू 6 96 होता है, 96। तो असल में 16 और ये 6 नहीं है, 6.023 है ना। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये लगभग ये 10 के बराबर आएगा। कितने बराबर आएगा, ये 1.6 और ये 6 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया।
तो अभी 10 और ये देखो 10 और ये 23 है, 10 का पावर 23, 23 और एक 24 और ये 27, तो कितना हो गया 10 का पावर -3 kg। और ये क्या है 4 है। देखो कितना मजेदार चीज निकला। अभी अभी -3 kg का मीनिंग क्या है, ग्राम। क्या है इसका मतलब 4 ग्राम। अरे भाई ये तो बड़ा आसान था। इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि जो हीलियम का मोलर मास है वो कितना है 4 ग्राम। तो हम जो बोलते हैं जनरल की हीलियम का मोलर मास क्या, तो हम 4 बोलते हैं, 4 बोल के रुकना नहीं है, 4 ग्राम पर मोल ये उसका असल में मोलर मास है। तो 4 ग्राम है वो। और वैसे अगर हम पूछा जाए कि हीलियम का एटॉमिक मास क्या है, वो भी 4 है, लेकिन यूनिट बोलना पड़ेगा आपको। वो 4 ग्राम नहीं है एटॉमिक मास। एक एटम का मास ग्राम में हो सकता है क्या, कितनी बेवकूफी है ये बोलना, है ना। तो एक एटम का मास जो है वो है 4 AMU। अगर वो कोई बोला कि 4 AMU क्या है, तो ये 4 AMU पर एटम, समझे क्या, ये एटॉमिक मास है, और या मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं। और 4 ग्राम क्या है पर मोल। तो असल में इसको कैपिटल एम जिसको मोलर मास कहते हैं, इसको स्मॉल एम कह सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। दिस इज मोलर मास एंड दिस इज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अंडरस्टूड, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है। कंफ्यूजन होता है इसके अंदर तो बच्चों को, तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो ये चीज आप जान गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आ गए हम। तो अभी जो पीवी को एनआरटी है उसके अलग अलग वर्जन होते हैं ना, वर्जन पढ़ा है ना हमने, अलग अलग वर्जन में हम चीज़ों को ये हम समझ सकते हैं। तो वर्जन क्या क्या है, सबसे पहला तो यही हो गया पीवी को एनआरटी। अब इसमें देख थोड़ा सा हम काम करते हैं, ये अपना समझ लो कि हमारा गैसेस है, क्या है ये हमारे गैसेस हैं, गैस मॉलिक्यूल है यहाँ पे। अब जो ये गैस मॉलिक्यूल है तो उसमें इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसको हम एमटी टोटल मास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टोटल मास कहते हैं मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकलता है टोटल मास अपॉन मोलर मास, है ना। क्योंकि मोलर मास एक डब्बा है, एक क्या है पैकेट है, उस पैकेट के जैसे कि हम बोले 4 ग्राम है ना, एक मोल में 4 ग्राम होता है। तो अगर मेरे पास 8 ग्राम होगा तो क्या करेंगे, कितना मोल हुआ, 2 मोल हुआ। अगर 16 ग्राम हुआ तो कितना हुआ, 16 ग्राम अगर हीलियम गैस का मार्केट से लेके आए तो कितना मोल लेके आए, इसका मतलब हम 4 मोल लेके आए, ठीक है। तो जितना ग्राम लेके आएंगे या जितना मास रहेगा उसमें मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो हमको जो है नंबर ऑफ मोल्स मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने ऐसा तो लिख दिया इंटू आर इंटू टी, इंटू आर इंटू टी, पी इक्वल्स टू एन आर टी। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने इसको वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया इससे, एम को उधर और वी को इधर। तो क्या बन गया हमारा एम टी यानी टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। ये एम टी सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे हम इसको, स्पेसिफिकली इसको हम एम ऐसा स्मॉल टी ऐसे लिखना चाहिए, तो लेकिन बगल में लिखा है पर ये ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अभी टोटल मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो ये हो गया रो आर टी, ये क्या है रो आर टी। तो रो क्या है असल में डेंसिटी है। तो पी एम बराबर रो आर टी हमारा क्या हो गया, हमारा एक नया इक्वेशन हो गया, एक नया वर्जन हो गया, नया मेहमान आया है, इसका स्वागत करिए। एक ये और दूसरा ये, समझा क्या। चलो ओके, अब उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट है, एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो आइडियल गैस क्या है, किसको हम आइडियल कहेंगे, आइडियल का मीनिंग क्या, आइडियल कुछ होता है क्या। हम तुमसे पूछेंगे तुम्हारा आइडियल कौन है, तो मान के चलो तुमने बोला अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम आइडियल क्यों हुए, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि अब्दुल कलाम जो हैं उनके ये ट्रेट्स या ये क्वालिटी जो थी वो हमें अच्छी लगती थी और ये असल में सही इंसान के अंदर होना चाहिए। तो वैसे ही आइडियल का मीनिंग ये होता है गैस के केस में भी कि ये क्वालिटी इसके अंदर अगर है तो इसको हम आइडियल कहेंगे, ठीक है। अब रियल में ये क्वालिटी है नहीं है, ये थोड़ा सा उस पर एक क्वेश्चन है कि रियल में हो सकता है या इतना, तो हाँ 100% नहीं हो सकता, लेकिन हम ट्राई कर सकते कि टू बी एन आइडियल, है ना। हम राम जी को बोलते हैं आदर्श पुरुष हैं वो, तो इसका मतलब उनके जैसा हम बनना चाहते हैं, यानी उनकी जो भी क्वालिटी है वो हमारे अंदर आनी चाहिए। हमसे 100% आए ना है, लेकिन हम चाहेंगे ट्राई करना। तो वैसे ही आइडियल गैस एक तरीके का गैस है जिनकी कुछ क्वालिटीज है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और रियल में कोई ऐसा होता है क्या, तो रियल गैस जो है उनको आइडियल बनाया जा सकता है अंडर सम कंडीशन, तो उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ें। तो ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़िया से आप समझना, तो सर डीप में जाके भी कभी कभी हम डिस्कस करेंगे, हो सकता है किताब से बाहर भी हो, लेकिन उसको समझोगे तो आपको काम आएगा, सीईटी में काम आएगा, जेईई मेंस में काम आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो।
तो अभी देखो, बहुत बढ़िया बात लिखा है यहाँ पे। फॉर वन गैस वी कंसिडर ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। तो सबसे पहले तो ये मानना है कि सारे पार्टिकल एक जैसे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं तो कोई लंबा है, कोई छोटा है ना, कोई मोटा है, कोई पतलू है, तो कुछ इस तरीके से ऐसा नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि क्लास में या एक रूम में जो भी पार्टिकल बैठा है या जो भी पार्टिकल है उस कंटेनर में, वो क्या है, वो बिल्कुल एक जैसा दिखता है। हम शकल है ना, एकदम से एक जैसा बराबर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो नहीं होगा, वहां पे स्फेरिकल है तो रेडियस उसका होगा उतना, सब एक जैसे हैं, सबका बराबर है सब कुछ, है ना, तो आइडेंटिकल है। एंड फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस वी कंसिडर इट्स शेप इज स्फेरिकल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला हमने, है ना। मोनोएटॉमिक का मतलब क्या है, हमने हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सब कैसे हैं मेरे भाई, ये मोनोएटॉमिक गैस हैं। तो मोनोएटॉमिक गैस है तो क्या होगा, मोनोएटॉमिक गैस का जो है वो स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, एकदम से स्फेरिकल, है ना, ऐसा। हाँ, अगर डायटोमिक है तो स्फेरिकल नहीं होगा, एक यहाँ दूसरा यहाँ, समझिए, स्फेरिकल नहीं है। लेकिन मोनोएटॉमिक है तो क्या है, स्फेरिकल है। ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। अच्छा, अब जो है, आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें नेक्स्ट वाला पार्ट है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। तो पार्टिकल को इधर टक्कर मार रहा है, कोई इधर टक्कर मार रहा है, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई हमसे टकरा रहा है, तो ये सब अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। दैट इज वेरी नेचुरल। ओके, तो ये होने ही वाला है, तो ये भी आपको कंजम्पशन में डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि सब एक ही डायरेक्शन में जाके धक्का मारा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है हमारा कि we do not consider any kind of interaction forces। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इग्नोर करते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वही ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू क्या, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ द गैस हेंस द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर्ड टू बी जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है कि दो पार्टिकल अगर है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है, एम यहाँ और एम यहाँ, तो इनके बीच एक फोर्स लगता है ना, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी एक इसके अंदर एसोसिएटेड होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -G m1m2/r, है ना। तो ये ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी नेग्लिजिबल हम लेंगे। इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि ये मास बहुत कंपैरेटिवली कम होते हैं, और जब इसके अंदर जी का वैल्यू डाला जाएगा, ये सब आर डाला जाएगा, तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएंगे कंपेयर टू उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है। इसलिए इस चीज को हम इग्नोर करते हैं। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हम लास्ट तक जब आप पढ़ोगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो समेशन होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आती है, वो तो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट गायब हो जाता है। क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी को गायब कर देते हैं, तो टोटल एनर्जी में बस हमें क्या मिलता है, हमें बस काइनेटिक एनर्जी ही मिलती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि क्या क्या इसके अंदर। तो सबसे पहली पॉइंट हमने क्या सीखा, हमने पहला पॉइंट सीखा कि ये सारे पार्टिकल जो है वो आइडेंटिकल है ना, राम श्याम सीता गीता नहीं, सब राम है, ऐसा समझ। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा कि अगर मोनोएटॉमिक है तो उसका शेप आप स्फेरिकल मानोगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमने क्या सीखा कि इनके बीच का कोई इंटरेक्शन फोर्स आपको काउंट नहीं करना है, मतलब इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल होगी। 3 पॉइंट एकदम से दिमाग में रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखने आएगा, है ना, तो याद रखना है, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़े, चौथा नंबर इधर आ गया। चौथा नंबर क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। चौथा नंबर हमने पढ़ना शुरू किया। यहाँ पे लिखा है, पार्टिकल ऑफ गैस कोलाइड विथ अदर पार्टिकल्स और विथ द वॉल ऑफ कंटेनर, all the collision are considered to be elastic। very important। सारे पार्टिकल का जो कॉलिजन हो रहा है दीवारों से या खुद में लड़ रहा है, वो लड़ने में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ऐसा माना गया है। क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन एक ऐसा कॉलिजन है जिसके अंदर एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तो इलास्टिक कॉलिजन इसलिए यहाँ पे माना गया है, देयर इज नो एनर्जी लॉस। ये आपको याद रखना है, चौथा पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये तो बोला ही हमने स्टार्टिंग में, जो वॉल्यूम ऑफ ये है पार्टिकल वो बहुत ही कम है ना, कंपेयर टू कंटेनर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको याद रखना है, आइडियल गैस में ऐसा होता है, ठीक है। सिक्स्थ नंबर क्या है कि हम इसके अंदर ग्रेविटी का कुछ भी हम इफेक्ट नहीं मानते हैं। जैसे हमने गोली चलाई, तो गोली चलाया तो क्या हुआ, इसका पाथ एकदम से स्ट्रेट रहता है क्या, एकदम यहाँ से मान ले 5 मीटर पे हमने गोली चलाया, तो जहाँ
जैसे नीचे जाएगा धीरे धीरे तो ग्राउंड पे जाएगा ना, ऐसा थोड़ी कि 5 मीटर पे वो अनंत काल तक चला जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। और शॉर्ट डिस्टेंस पे बोलते हैं तो ये लगता है कि हमको एकदम से यहाँ 5 है तो एकदम से यहाँ भी 5 भी होगा, ऐसा नहीं है, हल्का सा गैप हो जाता है। तो वो भी वैसे ही कुछ हम इसके अंदर भी एज्यूम करेंगे, ये पार्टिकल अगर मोशन में है तो ये फटाक से यहाँ पहुंच गया, ठीक है। और ये तो रियल में ये हॉरिजॉन्टल हमने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया है ना, लेकिन रियल पाथ कैसा होता है, एकदम से यहाँ होता है। और ये जो ये वाला गैप है, जो हमने गैप दिखाया, ये बहुत ही कम है, मान के चलो 1 mm का है या माइक्रोमीटर का ऐसा गैप है। तो ये कब पॉसिबल है, जब धीरे धीरे जाएगा तब पॉसिबल है या तेज में जाएगा तब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है जब बहुत फास्ट होगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कंसिडर नहीं करेंगे, ऐसे इसका मास वास कम है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज इनसिग्निफिकेंट इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरी हाई, बहुत तेज होगा तभी होगा, ऐसा है ना। उसके बाद बोला द पाथ ऑफ दैट गैस पार्टिकल इज फॉलोइंग इन स्ट्रेट लाइन बिफोर कॉलिजन। ये चीज अगर हम इसको कर्व मान लेंगे ना, प्रोजेक्टाइल मान लेंगे ना, तो हालत खराब हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन के अंदर। इसलिए हम थोड़ा सा आइडियल कंडीशन मान के चलते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, ऐसा है वैसा है, तो एकदम से आइडियल है कि एकदम से स्ट्रेट पाथ तुम मान के चलो, तुम कोई उसमें टेढ़ा मेढ़ा मत करो, नहीं तो फंस जाओगे। आई बात समझ में? तो कुछ ऐसे आपको याद रखना है, एकदम से स्ट्रेट जाएगा। कैसे जाएगा वो? एकदम से स्ट्रेट सीधी रेखा में जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखें तो अभी हम इसके अंदर एक और चीज का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है वो आप देखो ध्यान से। इंट्रोडक्शन ऐसा है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जो है हमारा इक्वेशन, उस इक्वेशन को थोड़ा बहुत हम और मॉडिफाई करके एक नया इक्वेशन का निर्माण करेंगे। उस नए इक्वेशन में हमको ये पता लगेगा कि रियल गैस एक आम आदमी या एक आइडियल आदमी के जैसा कैसे बिहेव करता है, या हम एक रियल गैस एक आइडियल गैस जैसे कैसे बिहेव करेगा, तो वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमने ये चीज यहाँ पे करा है। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में यहाँ पर नंबर ऑफ मोल को हमने लिखा था, नंबर ऑफ मोल को हमने क्या लिखा था? टोटल मास अपॉन मोलर मास, हाँ कि ना? वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक चीज और मान के चलिए, कंटेनर के अंदर हमने बहुत सारे गैसेस रखे हैं, है ना। तो बहुत सारे गैसेस में हमने क्या किया, हमने क्या बोल दिया आपको, इसमें n जो है ना वो नंबर ऑफ पार्टिकल है। क्या है? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। नंबर पर 1 2 3 4 5 जो भी तुम लेना चाहो, हजार बाजार जो भी है, वो क्या है? कैपिटल N। और कैपिटल Na क्या है? ये एक कलेक्शन सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसको वो क्या है? 6.023 इंटू 10 का पावर 23, ऐसा इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर मुझे इसका टोटल मास लिखना है तो क्या करूंगा? एक मास का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास mu में, जैसे हमने 4 बोला था उसको, ठीक है। अगर हाइड्रोजन होगा तो 2 होगा, ठीक है। तभी इसके अंदर जो है एक मॉलिक्यूल का मास इनटू क्या करोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जाके टोटल मिल जाएगा। टोटल आपको निकालना है तो जितना भी लोग है उसका एक एक का मास जोड़ दे। मान के चले मेरा मास 50 किलोग्राम है ना, 2 लोग है तो 100 किलोग्राम, 3 लोग है तो 150, जितने भी हैं इसमें कितना है? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो n इंटू क्या करना है? स्मॉल एम। स्मॉल एम हमने सिंबल दिया है मॉलिक्यूलर मास के लिए। मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर Na इंटू एम कर दूं तो क्या मिलेगा? क्या टोटल मास मिलेगा? हमें सेट ऑफ जो नंबर था जिसको हम ऑर्डर नंबर बोल रहे थे, उसमें अगर हमने एक पार्टिकल का मास या एक मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया है तो इसका नाम ही तो मोलर मास होता था मेरे भाई। तो दिस इज मोलर मास एंड दिस इज टोटल मास, हाँ कि ना। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हरे रंग से हम लिख रहे हैं, एकदम से दिखना चाहिए, m इंटू एन ऊपर में और नीचे में m इंटू एन ए। ये तो कट गया, मर गया, तो क्या बचा? n अपॉन एन ए बचा, है ना, है कि नहीं बचा? है ना, है कि नहीं? तो ऐसा बच्चा, ठीक है। तो n अपॉन एन ए ये नया फॉर्मूला है किसके लिए? नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर n अपॉन एन ए, ऐसा आप लिखोगे, ठीक है। तो n अपॉन एन ए लिख दिया। अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी कलाकारी की, n इंटू आर अपॉन एन ए एक जगह और t एक जगह, हाँ कि ना? वेरी गुड। अब r अपॉन एन ए को एक नया नाम दिया, क्योंकि ऐसा क्यों किया?
ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कैपिटल एन जो है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन यू, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग हो सकता है, छोटा कंटेनर तो कम, बड़ा कंटेनर तो ज्यादा, ठीक है। टेम्परेचर जो है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अभी कुछ है टेम्परेचर, बाद में कुछ हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया घटा दिया, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आर अपॉन एन ए जो है, आर अपॉन एन ए आप पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट है, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते इसका, आर तो कांस्टेंट है ही। आर को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। आर की वैल्यू क्या होती है 8.314, आर का वैल्यू क्या होता है 8.314। इसके आगे यूनिट भी है जो कि आपका काम है निकालना है ना, इसमें भी लिखा हुआ है, ओके, तो इसको हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बदल नहीं सकते, कोई नहीं बदल सकता, इसलिए इसका नाम हमने के रख दिया। क्या नाम रख दिया हमने के, कैपिटल के इसका हमने नाम रख दिया, ठीक है। अब जो हमने इसका कैपिटल के नाम रखा है जिसका नाम होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो हमने के को ऐसा नाम दे दिया, ठीक। अच्छा देखें यहाँ पे, ठीक है, अब हमने के लिख दिया यहाँ पे, तो हमारा फॉर्मूला हो गया पीवी इक्वल्स टू एन के टी। क्या हो गया पीवी इक्वल्स टू एन के टी। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करा हमने क्या कर दिया, एन को v को दूसरी साइड भेजा, तो क्या बन गया हमारा n अपॉन वी और p अपॉन के टी कर दिया। तो यहाँ देखिए यहाँ पे n अपॉन वी बराबर p अपॉन के टी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। हमने क्या बोला देख, अब n अपॉन वी क्या है, यह है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है ये, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मीनिंग क्या है कि 1 मीटर क्यूब में कितना हमारा पार्टिकल है, 1 मीटर क्यूब में कितना पार्टिकल है वो हमको बता रहा है। तो कितना पार्टिकल है भाई, मान के चल, सुन इधर ध्यान से, ठीक है। एक डब्बा है 1 मीटर क्यूब का, है ना, किसका डब्बा है, हमारा 1 मीटर क्यूब का, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का जो डब्बा है ना, जो 1 मीटर क्यूब का हमारा डब्बा है उसके अंदर थोड़ा सा हमारा ये सब बन गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा पार्टिकल 4 5 6 7, इसके अंदर खिचड़ी पिचड़ी हमने कर दिया, बहुत सारा भीड़ लगा दिया हमने एकदम से। हम ये भारत है ना, और ये हमारा रसिया है ना, ये भारत है ना, और ये क्या है रसिया। तुम क्या कहोगे, कौन वाला आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगा, आइडियल गैस के जैसा कौन बिहेव करेगा, तो आइडियल गैस के जैसा वो बिहेव करेगा जो कि खाली खाली है, तभी तो वो सब काम करेगा। हम बोल रहे हैं कि इंटरेक्शन फोर्स कम है, हम बोल रहे हैं कि वो आसानी से एकदम स्ट्रेट में घूमेगा, तो स्ट्रेट में कौन घूमेगा अच्छे से, ये घूमेगा ना, भीड़ कम है। तो यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम जिसमें कम है वो हमारा आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगा, है ना, है कि नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम का एक और नाम है नंबर डेंसिटी। इसका मतलब क्या है, नंबर डेंसिटी अगर कम हो तो आइडियल गैस, अगर ज्यादा है तो रियल गैस। चलो पढ़ते हैं। फॉर एन आइडियल गैस नंबर डेंसिटी शुड बी लेस, वेरी गुड, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद फॉर अ रियल गैस टू बिहेव लाइक आइडियल गैस, अगर रियल गैस को हम चाहते हैं कि आइडियल गैस जैसा बिहेव करे तो नंबर डेंसिटी होना चाहिए कम, एंड दिस इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा, जब प्रेशर कम हो एंड टेम्परेचर ज्यादा हो। हाँ कि ना, बोलो, प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज्यादा हो। प्रेशर कम कैसे होगा, प्रेशर कम कैसे होगा, ये तो आपके हाथ में प्रेशर कम करना, टेम्परेचर आपको ज्यादा, क्योंकि ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको ये चीज कम चाहिए तो प्रेशर भी क्या चाहिए, कम चाहिए, और ये चीज अगर आपको कम चाहिए तो टेम्परेचर ज्यादा करो ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो समझ में आता है हमको कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एनी गैस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो ये चीज ध्यान में रखो, कोई भी गैस आपको आइडियल गैस जैसा बिहेव कर सकता है अगर आपने ऐसा कुछ तो भी किया तो। बात समझ आई कि नहीं, समझ गए। चलो हम इसके अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अगर आप आगे देखोगे, है ना, तो क्या क्या आएगा, वही चीज लिखा हुआ है नंबर डेंसिटी, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रेशर ऑफ द गैस, ये देखो इस अब हम वापस से हमें भूमिका बनानी पड़ी, हमें इंट्रोडक्शन बनाना पड़ा एक पहला क्वेश्चन पढ़ने के लिए। समझ में आ गया सब कुछ अच्छे से। आइडियल गैस का हमने जो है वो प्रॉपर्टी पढ़ लिया है, उसका एजम्पशन पढ़ा है। तो प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस, यही तुम्हारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, है ना, उधर पे अभी जो हमने शुरू में आपको दिखाया था, ठीक है। अब देख, अब इसके अंदर जो जो चीजें हमने पढ़ी है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या मानते हैं, देखो एक हमारा ऐसा कंटेनर है, ये हमारा कंटेनर, जैसे ये रूम है हमारा कंटेनर, जैसे आप जहाँ बैठे हो वो भी एक ऐसा रूम हो सकता है, ठीक है। अब उस रूम के अंदर हमारे एक पार्टिकल है।
अब उस पार्टिकल क्या करेगा, हमने क्या बोला, वो इधर से उधर घूमता रहता है एकदम, है ना, बेकारों की तरह इधर से उधर घूमता रहेगा, टक्कर मारेगा तो फोर्स लगाएगा, जब फोर्स लगाएगा तो प्रेशर होगा, वही प्रेशर हमको तो निकालना है कि नहीं, है ना। चलो, तो ये प्रेशर कैसे जनरेट करेगा, तो ये देख, हमने ऐसा अज्यूम किया इन जनरल कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल के पास 3 डायरेक्शन में वेलोसिटी इन जनरल है, vx, vy एंड vz, ठीक। अच्छा, ओके। अब ये क्यूब हमने लिया है और क्यूब के अंदर ऑब्वियसली क्यूब किससे बना है, दीवारों से बना है, तो उसका एक वॉल भी है, ठीक। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो उसमें हमने क्या किया, इसमें कुछ पहले से अजम्पशन ले लिया, मतलब अजम्पशन बोले तो सिंबल लिया है क्योंकि काम आने वाला है। तो पहला है एटॉमिक मास, क्या है पहला, एटॉमिक मास, m बराबर एटॉमिक मास। जो v है, v वेक्टर, वो है वेलोसिटी ऑफ द गैस पार्टिकल, और इस v वेक्टर को हमने लिखा है vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने बोला था कि टक्कर मारेगा तो देखते किससे, फोर्स होगा, और फोर्स की वजह से ही क्या होगा आपका, हम प्रेशर निकाल पाएंगे, क्योंकि प्रेशर बराबर, हमारी साजिश यही है कि हम प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया करके हम निकाल सकें, ठीक। तो जब देख यहाँ पे ऐसे टकराया ना, क्या किया, यहाँ पे टकराया, ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान के चलो, टक्कर मारा, जब टक्कर मारा तो टकरा के वापस भी आएगा, और हमने क्या बोला था, कॉलिजन इलास्टिक है, इलास्टिक कॉलिजन का मीनिंग क्या है, वेलोसिटी का लॉस होगा क्या ना, मतलब जो भी vx है तो ये भी vx लिखोगे। अब यहाँ पे अगर फोर्स का आपको देखना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, मोमेंटम चेंज, न्यूटन सेकंड लॉ वापस आ गया हमारे सामने। तो मोमेंटम इनिशियल है मास इनटू वेलोसिटी mvx, फाइनल है हमारा उल्टा डायरेक्शन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमको कंसीडर करना पड़ेगा, तो माइनस mvx। तो दीज आर टू मोमेंटम, एंड इफ यू सी मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट, भाई क्यों कांस्टेंट नहीं है, देख ये मान के चल, ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो कोई क्या करे, तो सर कांस्टेंट है, कैसे आप कहते हो, लेकिन ये -20 है ना मेरे भाई, ये 20 है और दूसरा क्या है, -20 है। जब -20 है, डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेक्टर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वेक्टर चेंज हुआ मतलब मोमेंटम अलग हुआ ना, यानी मोमेंटम का चेंज हुआ। जब मोमेंटम का चेंज हुआ तो यहाँ पर आप चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम हमने लिखने की कोशिश करी, डेल्टा पे जिसको बोला है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल कितना था माइनस mvx, पी इनिशियल कितना था mvx, अब बीच में माइनस तो है ही, बीच में माइनस तो है ना। जब ये है तो क्या करेंगे हम, तभी क्या करेंगे, इसको देखा तो हमने जुड़ गया, तो कितना आया -2mvx। जब ये देखो -2mvx आया है तो डेल्टा पी कितना हुआ, मॉड हमको उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमको उससे मतलब नहीं है, किससे मतलब नहीं है, हमको माइनस साइन से मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा +2mvx, क्या हो जाएगा ये +2mvx। जब ये ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम उसके बाद डेल्टा पी हमने लिख लिया है, अब हम एवरेज प्रेशर देखेंगे, सॉरी एवरेज फोर्स देखेंगे। तो फोर्स कैसे निकलेगा, हमने देखा न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ में क्या पढ़ा हमने, न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, या तो हम कह सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो हमने क्या कर लिया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को हमने क्या बोला, हमने फोर्स बोला, सही है। अच्छा, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेल्टा टी इज नथिंग बट टाइम इंटरवल, क्या है डेल्टा टी, टाइम इंटरवल, जिसमें कि वो मोमेंटम चेंज हुआ है, और डेल्टा पी मोमेंटम चेंज तो हमने निकाल ही लिया है। तो हमारा टारगेट अब ये रहेगा कि हम ये निकालें कि जो दीवार से वो टक्कर हुआ था किसका, इस पार्टिकल का, वो कितने टाइम में ऐसा हो रहा है, कितने टाइम में ये चीज अकर हो रहा है, कितने टाइम में चेंज हो रहा है। तो हमको ये टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, ये जो दो दीवार है इनके बीच का डिस्टेंस कितना हमने माना है, L, कितना माना हमने, L। अब हुआ क्या कि एक बार जब यहां से स्टार्ट होकर के दूसरे दीवार की तरफ वो टक्कर मारा, तो वहां से फिर ये वहां पे भी टक्कर मारा होगा, लेकिन इस टाइम से लेना देना नहीं अपने को, कौन से टाइम से लेना देना है, सेम दीवार का टक्कर हमको देखना है, क्योंकि सेम दीवार पर हम फोर्स निकालना चाहते हैं, क्लियर है क्या। तो जब यहां से यहां गया होगा, फिर यहां से यहां आया होगा, तब जाकर के वो टक्कर मारा होगा, और अगली बार टक्कर भी उतने ही समय के बाद मारेगा। जो भी हुआ इसमें समय जो लगा उसी समय को हम नोट करने वाले हैं। तो देख यहां से यहां L और वापस भी L, तो यानी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हो गया 2L,
कितना हो गया टोटल डिस्टेंस 2l, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर जब हम टाइम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2l अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है तो vx, तो दिस इज टाइम। ओके, तो ये टाइम ही आपको लिखना है, यही टाइम की वजह से इतने टाइम के बाद ही अगला कॉलिजन होने वाला है, उससे पहले कॉलिजन नहीं होने वाला है। तो हम ये लिख सकते हैं टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे और एफ एवरेज जो है वो आपका निकल के आएगा मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम। क्या है एफ एवरेज बराबर मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम। तो अगर आप देखेंगे तो 2m vx हमारा, मैं अलग से करता हूँ, 2m vx हमारा मोमेंटम चेंज था और 2l अपॉन vx हमारा क्या है, हमारा टाइम है। 2 से 2 तो मर गया, तो फिर क्या बच गया हमारा बच गया vx स्क्वायर mvx स्क्वायर अपॉन l, ये हमारा क्या है f एवरेज है, जो कि हमने आसानी से निकाल लिया है। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर अगर f एवरेज देखेंगे तो ये किसकी वजह से हुआ, सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ, सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से हुआ, है कि नहीं? तो ये f एवरेज ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर, तो इसकी वजह से हमको अगर निकालना है, सारे मॉलिक्यूल की वजह से निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, एक ने 2 न्यूटन लगाया, दूसरे ने 5 लगाया, दूसरे ने 6 लगाया, किसी ने 8 लगाया होगा, किसी ने 2 लगाया होगा, फिर से किसी ने 1 लगाया होगा, तो सारा पार्टिकल का हमको देखना पड़ेगा ना, तभी तो हम टोटल प्रेशर निकाल पाओगे। इस दीवार पर एक ही पार्टिकल टक्कर मार रहा है, बहुत सारे मार रहे हैं, बहुत सारे मार रहे हैं। जब बहुत सारे मार रहे हैं तो बहुत सारों का हमको कंसिडर करना पड़ेगा, यानी सबकी रफ्तार हमें जाननी पड़ेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। अब इसमें आप देखोगे ना तो m/l सबके लिए कॉमन है, सारे पार्टिकल आइडेंटिकल थे, तो m सबके लिए सेम हुआ। ये लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो है वो भी सबके लिए कांस्टेंट है। क्या अलग है, तो अलग है उनकी रफ्तार, है ना। तो उनकी रफ्तार यानी vx अलग है, तो vx1 स्क्वायर, vx2 स्क्वायर, vx3, यानी अलग अलग पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो आपका स्पीड है वो लिख दो, स्क्वायर करके लिख दिया, खत्म। ऐसा स्टेप बाय स्टेप याद रखो तो हो जाएगा। देखने में लेंदी लगता है, लेकिन 2-3 बार कर लोगे ना तो आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, अब इसको आप लिख सकते हो समेशन ऑफ दिस। तो हमने लिख दिया समेशन ऑफ vx आई स्क्वायर, आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। हाँ कि ना, वेरी गुड, है ना। तो ये ऐसा एफ एवरेज टोटल हो गया, यानी टोटल एवरेज फोर्स निकल चुका है। अब कोई हम ज्यादा दूर मंजिल नहीं है मेरे भाई। अब आपको प्रेशर निकालना है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली एरिया से डिवाइड कर देना है, प्रेशर निकल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा ना बल्कि लगता है, लेंदी लगता है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में हम करना चाहते हैं। सॉरी, हम क्या करना चाहते हैं, इसको सिंपलीफाइड वर्जन में हम करना चाहते हैं। तो vx आई स्क्वायर का जो समेशन है उसको आपको कुछ तो भी लिखना पड़ेगा, जिससे कि आपको सिंपलीफाइड वर्जन में आएगा। ध्यान से देखना, बने रहना अगले स्लाइड की तरफ, और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। देखो, अब वहां तक छोड़ दो वो करके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो एक पार्टिकल है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम करने जा रहे हैं, कुछ नया मेहमान आने वाला है, ध्यान देना, ठीक है। तो जो भी पार्टिकल है उसके 3 वेलोसिटी, vx, vy और vz, 3 रफ्तार। तीनों रफ्तार को हमने ऐसे करके यहां लिखा है। फर्स्ट पार्टिकल, अब यहां पे देखिए जो हमारी चाहत है वो है vx1 स्क्वायर, vx2 स्क्वायर, vx3 स्क्वायर एंड सो ऑन डॉट 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 लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो हमको क्या करने का मन किया, हमको और भी पार्टिकल लिखने का मन किया। तो पहले का मैग्नीट्यूड हमने लिखा v1 का मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा, vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर, ये पहला पार्टिकल है। सिमिलरली दूसरे पार्टिकल का, तीसरे पार्टिकल का, चौथे पार्टिकल का, nth पार्टिकल हमने बोला उसके अंदर कितने पार्टिकल है मेरे भाई, उसके अंदर n पार्टिकल हैं। कितने पार्टिकल हैं, n पार्टिकल हैं। तो इन सारे पार्टिकल्स को हमने ऐसे लिख दिया। जब हमने ऐसे लिखा तो फिर उसका हमने समेशन करने की कोशिश करी, तो हमारा ये जो मोस्ट वांटेड पर्सन था हमारा, सॉरी vxi कैप, जो हमारा कौन सा वांटेड, मोस्ट वांटेड, जो हमारा मोस्ट वांटेड पर्सन था vxi स्क्वायर i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, ये मोस्ट वांटेड पर्सन हमको चाहिए था। तो हमने क्या किया, इसको जोड़ा, तो मिला क्या हमको, अरे यही तो था भाई, इसी की तो तलाश में थे हम, है ना, ये मिल गया। तो वैसे ही y वाला, फिर वैसे ही z वाला, ये तीनों। ठीक है, ये तीनों का जो समेशन है वो कहीं ना कहीं vi स्क्वायर का जो समेशन है उसके बराबर है। अब यहाँ पर एक और एजम्पशन हम लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि तीनों का जो समेशन है वो बराबर है, मीनिंग
ये वाला वैल्यू, ये और ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, बराबर। हम एक की बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे कह रहे कि पहले पार्टिकल का एक्स वाला रफ्तार और दूसरे पार्टिकल का एक्स वाला रफ्तार बराबर, नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी तेरे पास पार्टिकल, 10 पार्टिकल मान ले, तो सबका तुम एक्स वाला रफ्तार जोड़ लो। वैसे ही अगर तुम दूसरे का सबका वाई वाला रफ्तार जोड़ ले, वो बराबर होगा, जेड वाला रफ्तार जोड़ ले, बराबर होगा। हम ये नहीं कह रहे कि इंडिविजुअल का एक्स वाई बराबर है, नहीं, एक कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन समेसन बराबर है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि एनर्जी कांस्टेंट है। आई बस समझ में, ऐसा इसीलिए हम ऐसा मान रहे हैं, एजम्पशन है, ठीक है, करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई है, करना पड़ता है। तो हमने ऐसा कर लिया, ठीक है। अब जब हमने ऐसा किया तो ये 3 टाइम्स हो गया ना, ये वाली क्या हो गया, 3 टाइम्स दिस। अभी देखो, अभी यहाँ पर ये इसका वी स्क्वायर का समेसन था, मैंने आई इक्वल्स टू 1 to n लिखना छोड़ दिया क्योंकि थोड़ा सा बल्कि लेन दिया, पर ध्यान में रखो होता है। अभी हमको वी एक्स स्क्वायर चाहिए समेसन, तो क्या हो जाएगा 1/3/this। अब यहीं पे टर्निंग पॉइंट है मेरे भाई, तो वी एक्स स्क्वायर का समेसन बराबर 1/3, मतलब 1/3 ऑफ समेसन ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर या स्पीड ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल का स्क्वायर, इसका समेसन। अब ये जो वैल्यू है तीसरा नंबर, अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पुट करेंगे। ये जो 1 था, तो 1 पे वापस आते हैं, है ना। देखो अब यहाँ पर देखो, तो एफ एवरेज टोटल क्या था, m/l, है ना, इंटू क्या था वो वी एक्स स्क्वायर का समेसन था। तो वी एक्स स्क्वायर का समेसन कितना, 1/3 करके ऐसा था वी आई स्क्वायर। तो हमने ऐसा कर लिया, अभी आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आया है। अब वी आई स्क्वायर जो है, यहाँ पे फिर से इसको 4 नंबर डाला हमने, अब यहाँ तक हम आ चुके हैं। टोटल फोर्स जो है m/l इंटू 1/3 इंटू समेसन ऑफ स्पीड स्क्वायर, समेसन ऑफ स्पीड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं फिर से, ये जो स्पीड स्क्वायर है, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर एंड सो ऑन, इसका कुछ मीनिंग है। अभी मीनिंग क्या है वो जरा हम समझते हैं, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल हैं, सबकी रफ्तार अलग अलग है। कोई 5 मीटर पर सेकंड, कोई 6 मीटर पर सेकंड, कोई 7 मीटर पर सेकंड, कोई 3 मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर पर सेकंड वाले शायद बहुत होंगे, 2 मीटर पर सेकंड वाला कुछ अलग होगा, सबके अलग अलग नंबर होंगे। मान के चल कि पूरे 50 लोग हैं, तो सबका कुछ अलग अलग रफ्तार है, जिसमें से कुछ हो सकता है कॉमन भी हो, समझे क्या। अब तुम किस रफ्तार को लोगे कि इस गैस का यही रफ्तार है, गड़बड़ा गए कि नहीं गड़बड़ा गए। तो हमको एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमको एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर चाहिए। उस रिप्रेजेंटेटिव फिगर की हम बात कर रहे हैं, उस रिप्रेजेंटेटिव फिगर की तलाश में है। वो तलाश हमारा खत्म होता है कि नहीं, देखते हैं, सॉरी, है ना। अब देख, चल, है ना, देखो अभी, अभी क्या है, अब एक टर्म आया है आपके सामने, वो टर्म क्या है, VMS, मीन स्क्वायर स्पीड। तो हमको ऐसा कुछ देख के समझ में आया, यार ये तो V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, ऐसे ही तो स्क्वायर है। तो अब ये तो स्क्वायर अपने काम की चीज है नहीं, है ना। तो हमने क्या करा, हमने VMS एक टर्म डिफाइन किया, जिसको हमने बोला मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर करो फिर मीन लो। मीन लो का मतलब क्या, मीन बोले तो एवरेज। तो हम उसका एक फॉर्मूला हमने गठन कर लिया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अपॉन n। इसको हमने VMS बोला। क्यों बोला ये बाद में समझ आएगा, इसको VMS बोला बस। अब इसके बाद एक और टर्म आया VRMS। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमने सोचा यार कि ये V मीन स्क्वायर जो है वो तो ऐसा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है ना। अब अभी हम स्क्वायर ऑफ स्पीड मतलब क्या, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड और उसका स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ काम की चीज है क्या, नहीं है, काम की चीज नहीं है। तो काम की चीज नहीं है तो अंडर रूट लेना, काय को टेंशन लेता है, तो मीटर अपॉन सेकंड कर। इसका मतलब हमें जो भी बनाया ना, काम की चीज नहीं मिली, काम की चीज लगती नहीं हमको, तो फिर हमने इसका रूट ले लिया, लो, तो फिर रूट मीन स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक नई चीज बन गई हमारे सामने। तो हमारा क्या हो गया, VRMS। तो VRMS क्या हो गया, VRMS हो गया उस पूरे चीज का रूट, मतलब ये पूरा जो भी ये लिखा था ना, इसका अंडर रूट मार दे। तो यहाँ पे हमने अंडर रूट मारा है, हाँ कि ना, समझ गए क्या। बहुत डीप कॉन्सेप्ट में हम पढ़ रहे हैं, बहुत मजे से समझ में आएगा, सब बने रहो, ठीक है। अच्छा, तो VRMS क्या है, रूट अंडर VMS, और रूट अंडर VMS निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। अभी वापस आ जाओ, ये देखो ध्यान से रखना कि कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको यानी हम ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी, है ना, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब ये ऊपर वाली चीज क्या है, ऊपर वाली चीज है समेसन ऑफ क्या, ये समेसन ऑफ VI स्क्वायर है, तो ये है समेसन ऑफ V स्क्वायर या VI स्क्वायर अपॉन n। अभी ये VRMS का वैल्यू रूट अंडर था, ठीक है, और ये VMS का रूट है। तो अगर हम देखेंगे, सुनो ध्यान से, VRMS
इक्वल्स टू रूट अंडर वी एम एस, है ना। तो वी एम एस लिखेंगे तो क्या लिखना होगा हमको, वी आर एम एस का स्क्वायर लिखना पड़ेगा कि नहीं, हाँ कि ना, वेरी गुड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यानी ये वाली जो चीज है ना, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये रूट गायब हो जाएगा, तो इसलिए रूट यहाँ पे नहीं है, यहाँ से यहाँ तक मूव किए तो, और वी आर एम एस का स्क्वायर है ये, क्या ये वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो, यानी वी आर एम एस का स्क्वायर समेशन ऑफ वी स्क्वायर अपॉन एन है, तो समेशन ऑफ वी स्क्वायर हमको कहीं तो दिखा था, समेशन ऑफ वी स्क्वायर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है ना, समेशन ऑफ वी स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पे है हमारा समेशन ऑफ वी स्क्वायर, तो समेशन ऑफ वी स्क्वायर अपॉन 3 है, और समेशन ऑफ वी स्क्वायर किसके बराबर है, ये तो वी स्क्वायर के बराबर है। तो अपने वापस से जब हम वहां पे गए तो हमको कुछ नया समझ में आया कि ये जो मेरे भाई जो है ना, जो हम ये कर रहे हैं एफ एवरेज टोटल, यहां से देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं, एफ एवरेज टोटल जो था हमारा m बाई एल इंटू 1/3 इंटू समेशन ऑफ वी आई का स्क्वायर, ऐसा ये था ना। अब वी आई स्क्वायर क्या है, वी आई स्क्वायर है हमारा, है ना, वी आई स्क्वायर वी आर एम एस स्क्वायर, वी आई स्क्वायर अपॉन एन वी आर एम एस है, तो यहाँ वी आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी वी आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एन टाइम्स वी आर एम एस स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसकी जगह पे आप क्या कर लो, एन टाइम्स वी आर एम एस स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया इसकी जगह पे एन टाइम्स वी आर एम एस स्क्वायर, तो एन टाइम्स वी आर एम एस स्क्वायर लिख दिया, हो गया, और क्या, एन टाइम्स वी आर एम एस स्क्वायर एम बाई एल इंटू 3, बस हो गया। अभी ज्यादा लफड़ा नहीं है, जो लफड़ा था खत्म। अब देख अरेंजमेंट देख, अब देख अभी n इंटू एम जो है, n स्मॉल m क्या था, मॉलिक्यूलर मास हमने पढ़ा एक डब्बे में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो स्मॉल m इंटू एन जो है ये टोटल मास हो गया, क्या हो गया वो, टोटल मास। अच्छा, और वी आर एम एस का स्क्वायर, और नीचे में क्या 3l, हो गया ज्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं वापस से प्रेशर पे, तो फोर्स निकल गया आपका, हमारा मुद्दा था फोर्स निकालना, फोर्स अगर निकल गया तो प्रेशर निकालने में क्या है, आप एरिया से डिवाइड करो ना, इस दीवार पे हमने किया ना, इसमें एरिया से डिवाइड कर, ये है दीवार हमारा, तो इसमें इसका एरिया से डिवाइड कर, तो हमने एरिया से डिवाइड करा, तो टोटल फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया कितना, ये जो है हमारा इस तरीके का वॉल, ये भी एल ये भी एल, तो कितना हो गया एल स्क्वायर, कितना हो गया एल स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर से डिवाइड किया, अब तुम अगर डिवाइड करोगे एल स्क्वायर से तो 3l तो पहले से है, तो 3l क्यूब नहीं हो जाएगा, अब 3l क्यूब में l क्यूब क्या है, वॉल्यूम है, तो क्या हो गया m टोटल इंटू वी आर एम एस स्क्वायर ऊपर, और नीचे में कितना हो गया 3 इंटू वॉल्यूम। तो देखो अभी थोड़ा सा हमने अच्छे से अरेंज किया, इसको हमने अच्छे से अरेंज किया, हाँ, तो हो गया हमारा m टोटल इंटू वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 3 इंटू वॉल्यूम। अब m मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, ये वाला डब्बा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है आपका डेंसिटी, तो क्या हो गया आपका, तो 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, तो हो गया प्रेशर ना, यही तो चाहिए था हमको, यही तो आपका सवाल पूछा था। तो P बराबर प्रेशर ऑफ द गैस, रो बराबर डेंसिटी, और वी आर एम एस क्या है, रूट मीन स्क्वायर, समझे कि नहीं समझे, तो V बराबर रूट मीन स्क्वायर, समझ गए। तो ये हमारा एक सवाल हमने खत्म किया। तो फाइनली प्रेशर इक्वल्स टू, ये हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, और वी आर एम एस इसके अंदर ये आ सकता है। अब ये जो हमने डेरिवेशन किया है, ये रूट मीन स्क्वायर के लिए भी ट्रू है, अगर सवाल आता है कि रूट मीन स्क्वायर करो का बताओ क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से शुरू कर सकते हो, ये वाला इक्वेशन पहले लिख लो, कौन वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन पहले लिख लो, और फिर उसके बाद शुरू हो जाओ। प्रेशर बोलता है तो ऊपर से शुरू करना पड़ेगा, और वीआरएमएस बोलता है तो यहां से शुरू कर सकते हो, या फिर ऊपर से शुरू कर सकते हो, जैसे चाहो कर सकते हो, लेकिन समझना जरूरी है, रट्टा मार लोगे तो नहीं आएगा। तुम वहां पे भी याद करते फिरोगे, कैसे था पता नहीं क्या था, कोई कैसे हो गया मालूम नहीं, क्या लिखें क्या नहीं, कुछ भी हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है आपको समझ के जाना है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वीआरएमएस स्पीड जो है वो एक तरीके का हमारा ना रिप्रेजेंटेटिव फिगर बन गया है ना। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि गैस की स्पीड क्या है, तो वो रूट मीन स्क्वायर आप करोगे। रूट मीन स्क्वायर की जरूरत क्यों पड़ी वो भी हमको समझ में आएगा, थोड़ी देर में हम देखते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर देखिए कि क्या है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो P बराबर ने पड़ा 1/3 इंटू रो इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। यहाँ पे वी आर एम एस आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 3, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और रो नीचे आ जाएगा, तो 3P रो एक वी आर एम एस स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें कौन कौन सा टर्म है, एक P प्रेशर है, रो डेंसिटी है, और वी आर एम एस आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। इन तीनों में कोई भी दो आपको पता हो तो तीसरा निकाल सकते हो। अगर आपको प्रेशर दिया है, डेंसिटी दिया है, तो आरएमएस स्पीड निकालो। अगर आपको आरएमएस स्पीड और डेंसिटी दे रखी है तो प्रेशर निकालो। अगर आपको
डेंसिटी और वीआरएमएस स्पीड दिया है तो प्रेशर निकाल लो, ये तो बोला ही है ना। अगर आपको वीआरएमएस स्पीड और प्रेशर दिया है तो फिर आप डेंसिटी निकालो, कुछ भी कर सकते हो। इन जनरल हमको प्रेशर और डेंसिटी दिया होता है तो हमको वीआरएमएस स्पीड पूछा जाता है। आई बस समझ में, हाँ कि ना। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? ओके, वेरी गुड। चलो अब जो है, हाँ एक और थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन जो हमने पढ़ा कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, उसको हमने पीएम बराबर रो आर टी भी लिखा था, तो पी बाई रो यहाँ पर आर टी बाई एम होता है। तो वी आर एम एस अभी भी पढ़ा रूट अंडर थ्री पी बाई रो, रूट अंडर थ्री आर टी अपॉन एम, ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा। ठीक है ना, थ्री आर टी अपॉन एम। अब आर टी अपॉन एम को एम के जगह पे आप क्या कर सकते थे, मोलर मास बोला है तो मोलर मास हमारा एवोगाड्रो नंबर इंटू मॉलिक्यूलर मास। अब आर अपॉन एन ए यहाँ पर के बन जाता है तो थ्री के टी अपॉन एम हो जाता है। तो टोटल असल में देखा जाए तो तीन फॉर्मूले हो गए, इसके साथ हम लिख सकते हैं थ्री के टी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। समझे क्या? तीन फॉर्मूले वीआरएमएस के। आपको याद होगा एक सवाल हमने देखा था स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, हमने एक सवाल लिखा था, इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ फिर उसके ऊपर आते हैं। टी क्या है हमारा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? केल्विन में आपको करना है। ठीक है, एम मोलर मास, एम मॉलिक्यूलर मास, पी प्रेशर, रो डेंसिटी। इसमें एक चीज समझना पड़ेगा कि हम प्रेशर बढ़ाएंगे, जो हमारा वी का फॉर्मूला है, सॉरी स्पीड का, तो इसमें क्या दिखता है हमको कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वी आर एम एस बढ़ेगा, प्रेशर घटाओगे तो वी आर एम एस घटेगा, प्रोवाइडेड डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, पर डेंसिटी कांस्टेंट रहता नहीं मेरे भाई, है ना, ये गलत है। ओके, तो ये कांस्टेंट रह ही नहीं पाएगा, रहेगा क्या? तो क्या हो जाएगा? गलत। मान के चलो कैसे कांस्टेंट रहेगा? ये आपका पिस्टन है, प्रेशर कैसे बढ़ाओगे? इसको कंप्रेस करके ना, कंप्रेस करोगे तो डेंसिटी भी तो चेंज होगा, वॉल्यूम घट गया ना। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है ना भाई, कि कंप्रेसिबल है? कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल है तो अगर आप वॉल्यूम घटाओगे, कंप्रेस किया तो प्रेशर तो डिक्रीज कर लिया, सॉरी इंक्रीज कर लिया तुमने, तो वॉल्यूम भी तो बढ़ गया तुम्हारा। ओह, क्या मैं बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हम कहना चाह रहे थे? हम कहना ये चाह रहे हैं तुमने कंप्रेस कर लिया, कंप्रेस किया तो प्रेशर बढ़ाया क्या? यस, तो प्रेशर बढ़ाया तो लगता है वीआरएमएस बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा वीआरएमएस बराबर रूट अंडर थ्री पी बाई रो है, ऐसा दिखता है ना। लेकिन सोच मेरे भाई, प्रेशर तूने बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हुआ? घटा या बढ़ा? जब वॉल्यूम घटाओगे तभी तो प्रेशर बढ़ाओगे, कंप्रेस करोगे ना, तो वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज। तो वॉल्यूम घटा तो मास अपॉन वॉल्यूम, जिसको हम डेंसिटी कहते हैं, वॉल्यूम अगर घटा तो डेंसिटी बढ़ गया ना। तो क्या आप समझ में आया? प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी भी तो बढ़ गया, तो ऊपर भी बढ़ा नीचे भी बढ़ा, तो कहाँ रहा? कांस्टेंट रह गया ना फिर। तो यानी इस पर डिपेंड नहीं किया, ये गलत है कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी पी डायरेक्टली टू रो है, मतलब डेंसिटी, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐसा कुछ होता है, तो उससे समझ में नहीं आएगा। तो कैसे समझ में आएगा? तो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी आर एम एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, ये समझ में आना चाहिए। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल कांस्टेंट, ये घटा दूसरा भी घटा, तो ऊपर नीचे दोनों घटा तो कांस्टेंट ही कहलाएगा वो। ठीक है, तो वी आर एम एस किस पे डिपेंड करेगा? तो वी आर एम एस डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। तो कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा? रूट अंडर थ्री आर टी बाई एम। समझे कि नहीं समझे, है ना? तो ये आपका कुछ इस तरीके से है, ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। एक सवाल है कि आप हीलियम गैस का क्या बताइए, आरएमएस स्पीड बताइए। तो हीलियम गैस का 27 डिग्री पे पूछा, तो 27 डिग्री आप यहाँ रखोगे नहीं, आर टी की जगह पे क्या रखना है आपको? तो प्लस 273 करेंगे तब केल्विन में चेंज होगा। 273 प्लस 27 300 होता है, और यहाँ पे डालोगे। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, एम की जगह पे यहाँ पे मोलर, सॉरी के है तो स्मॉल एम ही रहेगा, है ना। और लेकिन यहाँ पे अगर आर है, 3 आर टी बाई एम है, तो कैपिटल एम रहेगा। तो हमने यहाँ पर अगर के रखा है, के का वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻³ होता है, -23 होता है। और स्मॉल एम जो है वो क्या है? मॉलिक्यूलर मास है ना। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 4 होता है ना। तो 4 आप यहाँ पे ऐसे रखोगे, तो उस हिसाब से आपको यूनिट का आपको बड़े ख्याल रखना है। ठीक है, तो यूनिट का ख्याल नहीं रखोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको किस में रखना है? ग्राम पर मोल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ग्राम पर मोल नहीं, आपको केजी पर मोल रखना है, 10⁻³ रखना पड़ेगा, जैसे स्टार्टिंग मैंने करके बताया था। तब जाके एसआई में कहीं मीटर पर सेकंड आपका आंसर आएगा। देखो 1370 मीटर पर सेकंड है ना, देख रहे हो कितनी बड़ी स्पीड है। चलेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस किस तरीके से निकालते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जाते जाते ये बता दूं कि जो मैंने बोला था यहाँ पर
एक सवाल आया था कि प्रूव दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर रूट अंडर टी के, जो हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा रूट अंडर 3 RT/m, तो इसी को प्रूव करके दिखाना है। तो रूट अंडर टी के है ना प्रोपोर्शनल, तो हमने 2 सवाल कर लिए कवर अभी तक। एक हमने ये वाला कर लिया है ना, रूट मीन स्क्वायर वाला, दूसरा हमने प्रेशर वाला कर लिया स्टार्टिंग में। तो 2 सवाल कवर हो गए, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में 2 कवर कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और एक नए जोश के साथ और नई चीज़ सीखेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।